सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय वह है जो पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पिछले एक साल से हलाकान किए हुए है। हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं कोरोना पर। विषय है हमारा साल नया, हालात पुराने। वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया। पिछले साल को लोग भूल जाना चाहते हैं क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों के लिहाज से पिछला साल एक बुरे अनुभव के अलावा और कुछ नहीं था। कोरोना नाम की एक बीमारी जो चीन से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले गई। हालात भयावह हुए, इस कदर भयावह हुए कि वर्तमान में तकरीबन 25-27 लाख लोग असमय अपनी जिंदगी गंवा चुके इस कोरोना नाम की बीमारी के चलते। कोरोना से जद्दोजहद जारी रही। अपने अपने स्तर पर लोगों ने फैसले लिए। लॉकडाउन नामक एक नई चीज दुनिया को जानने का मौका मिला। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे लंबे समय तक आजादी के बाद देश थमते हुए इस कोरोना की बीमारी के चलते हम लोगों ने देखा। पर बीच में एक दौर ऐसा आया जिसमें लगा कि शायद कोरोना अब इतिहास बनने जा रहा है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सब इस आशा के साथ अपने जीवन को सामान्य करने में जुट गए कि बस अब कहानी कुछ ही दिन की है। कुछ उत्साहित मंत्रियों ने तो कह भी दिया कि पेंडेमिक अब समाप्त हो गया है। दिल्ली राज्य के मंत्री ने ही इस बात को कहा गया। लेकिन पिछले 15 दिन में हालात एक बार फिर बद से बदतर हो गए। इस कदर बदतर हो गए कि कल बाकायदा भारत सरकार ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि हालात खराब नहीं, बहुत खराब हो रहे हैं और इस समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकारें अब केवल बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा रही हैं या वाकई इस बीमारी से लड़ने के लिए वह जज्बा, वह जोश, वह जुनून और वह योजना उनके पास है जिसके माध्यम से इस बीमारी को समाप्त कर देने का दावा साल भर पहले हमारे सत्ताधीश कर रहे थे। जानने की दिलचस्पी यह भी रहेगी कि चिकित्सा जगत इस नई चुनौती को किस रूप में ले रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे और इस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे उस विषय के संदर्भ में जिसमें पूरे देश की दिलचस्पी है। लेकिन ये सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त है लेकिन बड़ा प्रेरक भी है और हमारा विचार सूत्र एक कहता है, किम सौख्यम रोगिता जागृति जंतु, अर्थात सुख क्या है प्राणी की संसार में अरोगिता। हितोपदेश का जो ये सूक्त है ये अपने आप में बड़ा प्रभावी है। अगर इस सूक्त को व्यवहार में लेकर आए तो पिछले एक साल से हमारी जिंदगी से सुख तिरोहित हो गया है, चला गया है, कहीं खो गया है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास में लोग बीमार हो रहे हैं और जब हमारे आसपास में या हम बीमार हैं तो किसी सुख के संदर्भ में कल्पना ही कैसे कर सकते हैं। तो सुख के संदर्भ में जो हमारा आग्रह था, सुख के प्रति जो हमारा आकर्षण था, सुख के संदर्भ में जो हम लालायित रहते थे, वह सुख इस कोरोना के चलते कहीं खो गया है। तो क्या उस सुख को हम वापस खोज पाएंगे? क्या आरोग्य के प्रति जो हमारा आग्रह रहा है उसे वापस हासिल कर पाएंगे? यह भी हमारी चर्चा का एक विषय रहेगा। बहरहाल हम अपनी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि कोरोना का जो वर्तमान स्वरूप आया है और कोरोना का जिस तरीके से विस्तार एक बार फिर जनसाधारण के बीच में हो रहा है, बड़े स्तर पर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं, इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या है, रणनीति क्या है, इस पर बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त डीन NC मिश्रा साहब मौजूद हैं। हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर सूर्यकांत जी जुड़ गए हैं जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं, मेडिसिन विभाग के। आप दोनों का स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा के सिलसिले को मिश्रा साहब से शुरू करते हैं। चिकित्सा जगत का बहुत बड़ा नाम है मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहता हूं वर्तमान हालात को लेकर कितने चिंतित हैं आप? जो एक समय लग रहा था कि कोरोना काबू में आ गया है, देश में संख्या भी जो है 4 अंकों में सिमट गई थी, रफ्तार बहुत तेज बढ़ गई है, पिछली बार से भी कहीं ज्यादा 60,000 70,000 केसेस तब आ रहे हैं जब हम टेस्टिंग के मामले में पिछले आंकड़ों के मुकाबले आधे ही हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं आप बतौर चिकित्सक वर्तमान इस दौर को? देखिए, ये बीमारी जो है पिछले 6-7 महीने में ही दर्शित हुई है जी। और ये वुहान प्रोविंस में सबसे पहले जो चीन का एक प्रोविंस है उसमें पाई गई और उसमें एक साथ ही बहुत से लोग रोग से ग्रसित हुए और उसमें कुछ मृत्यु भी हुई। धीरे धीरे ये संसार के दूसरे भागों में फैल गई और जैसा आपको विदित ही है आज सारे दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है।
और ताज्जुब की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र और WHO सभी इससे परेशान है। जी अमेरिका में जब ये बीमारी फैली तो वहां पर भी इससे लोग ग्रसित हुए और बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई। परंतु कुछ बातें हैं जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। जी आप अगर आज की हमारी टेक्स्ट बुक देखें मेडिसिन की, तो उन टेक्स्ट बुक्स में इसका वर्णन ही नहीं है, क्योंकि 60 वर्ष पहले इसका पता नहीं था और इसका पता चला है अक्टूबर-नवंबर में पिछले वर्ष, जी जहां पर कि ये ज्ञान हुआ कि ये एक वायरस डिसीज है। वायरस और बैक्टीरिया में क्या भिन्नता होती है? जी बैक्टीरिया एक जीवाणु है जो कि शरीर में प्रवेश करके बीमारी करता है, परंतु वायरस एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यदि शरीर में पहुंच जाए तो ये शरीर के कई भागों को ग्रसित कर लेता है और तरह तरह की उलझने पैदा कर देता है। और यही कोरोना में हुआ। जी। ये केवल एक जगह नहीं बल्कि शरीर के सारे भागों को ग्रसित करके उनको दूषित करता है और इसी कारण इससे मौतें भी हुई। और ये भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि आज दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका माना जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा रोगी शुरू में इससे पाए गए, परंतु अब इस पे काबू पा लिया गया है। उसका कारण ये था कि एक तो इसके व्यवहार के बारे में पता नहीं था, दूसरी बात उसकी जो दवाइयां हैं वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। जी एक दवाई है जिसका नाम रेमडेसिविर है, जो कि अब मिल रही है। इसका जो चालू होती है बीमारी, तो ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम हुआ, परंतु बहुत शीघ्र ही वो सर्दी जुकाम शरीर के प्रत्येक भाग को ग्रसित कर लेता है और आदमी बेसुध हो जाता है और काफी उसको तकलीफ होने लगती है और इसमें शरीर के विभिन्न भागों पे बड़ा गलत असर पड़ता है, जिसके कारण मृत्यु भी हुई। अमेरिका में शुरू में मृत्यु काफी हुई, परंतु वहां भी काबू पा लिया गया है। जी उसका कारण ये था कि अमेरिका में जब ये आया तो इसकी जो औषधि है वो वहां के FDA के द्वारा मंजूर नहीं की गई थी, इसलिए अमेरिका ने 10 स्थानों पर रैपिड टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट करवाए कि जिसका अपने को जवाब 4 हफ्ते के अंदर मिल जाए, और फिर उन्होंने रेमडेसिविर का उपयोग किया, जिससे कि इस रोग पर कुछ काबू पाया गया। और अब जो आप देखते होंगे पटल पर, उसमें अमेरिका का नाम बहुत कम नीचे आता है और बहुत कम आता है। शुरू में अमेरिका का नाम बहुत आया था। अब अपन बात करें भारतवर्ष की। भारतवर्ष में भी ये रोग आया और लगभग देश के हर एक भाग में ये फैल गया। ये अपने दक्षिण भारत में पाया गया और पूर्व में, पश्चिम में, चारों तरफ पाया गया और लोग इससे भयभीत हो चुके। वायरस और बैक्टीरिया में ये अंतर होता है कि बैक्टीरिया एक जीवाणु है जिसमें कि दवाइयों से आसानी से काबू किया जा सकता है। वायरस जो है ये कोई जीवाणु नहीं होता, परंतु एक विकृत प्रकार की प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो यदि शरीर में आ जाए तो शरीर के विभिन्न भागों में विपरीत असर करके उनमें बीमारियां पैदा कर सकता है। इसी कारण इस वायरस रोग से और दूसरे वायरस रोग से यूजुअली बहुत तकलीफ होती है और इसमें मृत्यु हुई होती है। मैं मिश्रा साहब आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरी दिलचस्पी संदर्भ में आपने बहुत विस्तार से बताया कि क्या है कोरोना, लेकिन अभी जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि जो कोरोना हमारे यहाँ काबू में आ गया था, सभी इस तरह मान रहे थे कि बीमारी अब कुछ दिन के लिए ही बची है। जैसे आप अमेरिका के संदर्भ में कह रहे हैं वहां केसेस कम आ रहे हैं, हम तो उससे भी बहुत कम पे पहुंच गए थे। 6,000 7,000 केसेस आ रहे थे, अब 60,000 70,000 आ रहे हैं। क्या चिकित्सा जगत, मेडिकल फील्ड इस विषय को खोज पाई है कि आखिर अचानक देश में दोबारा से मामले इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? कोई जानकारी आपके पास? हाँ, ये देखिए, ऐसा है जैसा आपको बताया, ये एक वायरस के कारण होती है और वायरस और बैक्टीरिया में ये अंतर है कि बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है जिस पर कि अपन कीमोथेरेपी या जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे प्रभावित कर सके, परंतु ऐसा वायरस डिसीज में होना संभव नहीं होता है। इसी कारण ये फैला। अमेरिका में ये पाया गया कि उन इलाकों में सबसे पहले हुआ जहां पर कि वहां पर काले लोग रहते थे और वहां पे साफ सफाई अच्छी नहीं थी। इसी प्रकार
दूसरे भागों में भी जहां पर कि लोग इससे संक्रमित हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि उनकी रहने रहने के ढंग और साफ सफाई नहीं थी। परंतु शीघ्र ही एक प्रकार का टीका बनाया गया, जो टीका लोगों को दिया जाने लगा, जिसके कारण ये बीमारी की कुछ रोकथाम हो जिसके कारण इस बीमारी की रोकथाम हो पा रही है। मैं डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास वापस आ रहा हूं। आप वर्तमान में इस चुनौती का सामना स्वयं बैठकर कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप स्वयं सक्रिय हैं, मेडिसिन के आप विभागाध्यक्ष हैं। पहले जो केसेस आ रहे थे और अब के जो केसेस आ रहे हैं उसमें डॉक्टर से ज्यादा डरे हुए हैं। अधिकांश जो मरीज आप तक चलकर आ रहे हैं, ये अनुभव आ रहा है, इनके डॉक्टर से भी हमारी बात हुई कि काफी खराब स्थिति में मरीज पहुंच रहे हैं। ये बदलाव किस तरीके से है? लोग आ नहीं रहे इसलिए ये बदलाव है, या इससे इस बार वायरस का जो स्वरूप है वो ज्यादा मारक है, ज्यादा नुकसानदेह है? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, पहले तो हम आपके वहीं पहले प्रश्न से इसको उठाते हैं बात जी। को। देखिए, बहुत से कारण हैं कि अचानक 2 हफ्ते के अंदर 10 गुना केसेस बढ़ गए। नंबर एक कारण हुआ केसेस का बहुत संख्या में नीचे पहुंच जाना। जैसा आपने कहा कि 7-8 हजार रोज केस रह गए थे, तो लोगों ने यह समझा कि 135 करोड़ के देश में अगर 8,000 लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं, इसके माने हम कोरोना से लगभग मुक्त हो चुके हैं। ये सबके मन में एक मैसेज चला गया जी। ये सरकार में भी चला गया, प्रशासन में भी चला गया, मीडिया में भी चला गया, पब्लिक में भी चला गया, और हम डॉक्टर्स के, मैं अपना भी बता रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत सोच भी यही हो गई थी कि अब तो हमने बहुत अच्छा काबू पा लिया है। तो जब हमारे मन में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, तो हम शिथिल पड़ जाते हैं। ये बहुत नेचुरल सी बात है। तो ये नेचुरल घटना हुई, हम सबके अंदर हुई, मीडिया में भी हुई, गवर्नमेंट में भी हुई, प्रशासन में भी हुई, पब्लिक में भी हुई, और हम डॉक्टर्स के बीच में भी हुई। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जैसे ही नया साल शुरू होता है, वैक्सीन आ जाती है, तो हमने कहा संख्या भी कम और हमारे पास तोप एक नई और आ गई, बढ़िया, बोफोर से भी बढ़िया, तो वैक्सीन भी आ गई। तो अब तो बल्ले बल्ले है, अब तो कोरोना की बिल्कुल चलनी नहीं है, अब हम बहुत सेफ जोन में पहुंच गए। नंबर तीसरा ये होता है कि लंबे लॉकडाउन से हम गुजरे थे, लंबी लड़ाई से गुजरे थे, तो एक जीवन जो है ना नीरस में हो गया था, उबाऊ हो गया था। अब लोगों ने कहा यार आ गई वैक्सीन, हटाओ मास्क, हटाओ दूरी, अब खुल के मिलो, पार्टी करो, थोड़ा ओपन हो जाओ, स्कूल भी खुल गए, बिजनेस भी खुल गया, ये भी खुल गया, वो भी खुल गया, तो सब खुल गया, सिम खुल जा हो गया। तो ये 3 प्रमुख कारण मैं समझता हूं कि जो लड़ाई अंतिम दौर में हमारी पहुंची कोरोना के खिलाफ, और हम उसको जीतने वाले थे, लेकिन हमें फिर पीछे पांव हटाने पड़े, उसके कारण यही रहा कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया था। वैक्सीन आ गई, वो भी स्वदेशी आ गई, फ्री में मिलने लगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैक्सीनेशन को हमारे यहां शुरू में इतनी कंट्रोवर्सी और इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया बहुत सारे, तो गवर्नमेंट को भी इतना एहतियात के तौर पे सस्टेन्ड फॉर्म में, स्लो फॉर्म में वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपनाना पड़ा। हम इजराइल जैसा नहीं कर पाए। इजराइल देखिए आधी से ज्यादा जनसंख्या वो वैक्सीनेट कर चुके हैं और उन्होंने पूरी तरह से कोरोना को काबू पार कर लिया है। हमने बहुत प्लान वे में हफ्ते में 2 दिन करेंगे, वेटिंग एरिया आधा घंटे होगा, ये ना हो जाए, एम्बुलेंस भी खड़ी करो, ये भी करो, बहुत सिलेक्टिव करो, सावधानी करो, क्योंकि सरकार को डर था कि जरा भी इधर उधर कुछ हुआ तो फिर इसका फिर विरोध हो जाएगा। तो बड़ा नेचुरल था। चूंकि हमारा देश है, डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। लोग जो हैं वो अपनी टीका के विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए, टीका और टिप्पणी का कॉम्बिनेशन भी बड़ा लीथल है। जहां टीका होगा वहां टिप्पणी होगी, तो हमारा भी टीका था कोरोना का, इसमें भी टिप्पणियां होने लगी। तो ये थोड़ा जो अब जैसे हमारी कैपेसिटी जो है वो मतलब जो 100% कैपेसिटी है वो 1 करोड़ पर डे को वैक्सीनेट करने की है, लेकिन हम कितना वैक्सीनेट कर रहे हैं? 20 से 30 लाख पर डे कर रहे हैं। तो अब जाके कल से 1 अप्रैल में 45 प्लस, क्योंकि 45 प्लस ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जब जो कि मॉर्टेलिटी को बढ़ा, 80% मॉर्टेलिटी हमारे देश में 45 प्लस को होती है। अब जाके हमने वो एज खोल पाई है 45 प्लस। तो हमने वक्त से पहले सावधानी हटा दी, वक्त से पहले हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। हम मतलब सभी, हम डॉक्टर्स भी, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबा है, इसी के कारण संख्या बढ़ी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 70% केसेस जो हैं वो सिलेक्टिव 5-6 केसेस में ज्यादा, 5-6 स्टेट में ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव जरूर है, मैं ये कहूंगा ये सिलेक्टिव सेकेंड वेव है, कन्फाइंड टू 6 स्टेट्स ओनली। बाकी जो केसेस आ रहे हैं वो नेचुरली
अब बॉम्बे की फ्लाइट खुली है, पूना की फ्लाइट का भी है, ट्रांसपोर्ट खुला है, ट्रेन खुली है, रोड खुली है, एयरलाइन खुली है, सब खुला है। तो इंटरमिंगलिंग हो रही है, तो बाकी जगह भी केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे लखनऊ में खुद बढ़ रहे हैं, 500 तक का आंकड़ा छू लिया है लखनऊ ने पर डे का। तो हमारे यहां भी चिंता का विषय हो रहा है, सब जगह चिंता का विषय हो रहा है। अब आपने कहा कि क्या इसकी नए वायरस जो फैल रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, ये तो सिद्ध हो गया कि इनकी जो स्प्रेड है वो बहुत, शुरू में आप देखिए पिछले साल में 15 दिन में इतने केसेस नहीं बढ़े थे जितने इस साल 15 दिन में केसेस बढ़ गए हैं। आपका सही है, 10 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन क्या मॉर्टेलिटी भी उतनी ज्यादा है? मैं कहूंगा नहीं, मॉर्टेलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। हमारे देश में पुराने वायरस का जो चला साल भर, उसकी मॉर्टेलिटी थी 1.4%, केस फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, यानी जितने को संक्रमण हुआ, माने 100 को संक्रमण हुआ तो उसमें 1.4 की मृत्यु हुई ऑन एन एवरेज। लेकिन ये जो नई इन्फेक्टिविटी चली, इसमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, नो डाउट, ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, मॉर्टेलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए डरने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बचने की जरूरत है। तो कृपया 4 C's को याद रखें, यानी 4 T's को याद रखें, यानी ट्रीटमेंट जरूर करें, अगर बीमार पड़ गए, ट्रेसिंग जरूर होनी चाहिए, ट्रैकिंग जरूर होनी चाहिए, और टीका जरूर, चौथा टी मैंने जोड़ दिया इसमें, टीका जरूर लगना चाहिए। जैसे ही आपकी कल से 45 प्लस, लगभग 34 करोड़ की जनसंख्या है इस 45 प्लस में, इन सब 34 करोड़ को बारी से आगे आकर लाइन लगाकर कुछ भी करना पड़े, फटाफट टीका लगाना चाहिए, जिससे हम 60-70% इस देश की पॉपुलेशन में हार्ड। दुर्गा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आपने बड़ा आग्रह किया टीका जरूर लगवाना चाहिए। क्या करवाएंगे टीका लगवा के? हम लगातार केसेस इस प्रकार के मिल रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, अरे टीके के बाद में भी इसको भी हो गया, इसको भी हो गया, अरे उसको भी हो गया, लाइन से। अभी मेरे पास में खबर आ रखी है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, सूरत के 3 इंजीनियरों को 2 डोज लग जाने के बाद में भी कोरोना संक्रमण हो गया। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के नाम से जैसे आप जानते हैं, वहां की एक नर्स ने दोनों डोज ले लिए थे, उसके 1 महीने बाद कोरोना संक्रमण हो गया। तो कुल मिला के वैक्सीन कुछ नहीं है भाई, सारा खेल है कंपनियों को पैसे बनवाने का। इस प्रकार की भी चर्चा जन साधारण के बीच में है। आप जैसा सुधी चिकित्सक यहाँ पे मौजूद है, इस चर्चा को हवा में उड़ाएगा या इसके संदर्भ में कुछ गंभीरता से लेने की भी जरूरत है? क्या कहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ? अरे मैं बिल्कुल जवाब दूंगा इसका। पहली बात तो यह है कि मैं इस परसेप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूं कि ये कंपनियों का, अरे भाई अभी तक तो सरकार सबको फ्री दे रही है, पब्लिक का पैसा कौन सा लूटा जा रहा है भाई? इसमें फ्री मिल रहा है आपको कौन सा पैसा लग रहा है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, 6 करोड़ से ऊपर लोगों को टीका लगा है और 6, 7, 8 केसेस कहीं ऐसे निकल आए। देखो मैं आपको बता दूं कि कोरोना का जो टीका है वो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, लेकिन नाक से वायरस की एंट्री जाना नहीं रोक पाता है। नाक के आगे कोई पर्दा नहीं पड़ जाता है टीका से कि अब ये आग से वैक्सीन लगने लग गई है तो नाक से वायरस नहीं घुस पाएगा। वायरस घुसेगा, वायरस अंदर भी जाएगा, वायरस बाहर भी जाएगा। लेकिन टीका के देखिए 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है टीका का कि इतनी गंभीर बीमारी ना हो कि मृत्यु हो जाए, नंबर 1। नंबर दूसरा उद्देश्य होता है कि बीमारी हो तो हल्की हो, गंभीर ना हो, और नंबर 3 है कि बीमारी बिल्कुल ना हो। तो बीमारी बिल्कुल ना हो 100% कोई टीका गारंटी नहीं देता। मॉडर्ना और फाइजर का भी टीका 90 से 95% एफिकेसी दिखाता है, यानी उसमें भी 100 में से 5 लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। हमारी जो दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ये भी इनका जो प्रोटेक्टिव रेट है वो 81% है, अर्थात 100 में से 19 लोग अभी भी उनमें से दोबारा संक्रमण हो सकता है। तो किसने कहा कि 100% ये राइट मिल रहा है आपको कि कोविड नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। और कोविड वैक्सीनेशन के 3 पॉइंट मैंने जैसा कि बताया, मॉर्टेलिटी को रोकना, सीवियरिटी को रोकना, और फिर तीसरा आता है इन्फेक्टिविटी को रोकना। लेकिन नाक में वायरस नहीं जाएगा, नाक से बाहर नहीं निकलेगा, ये किसी टीका कोई गारंटी नहीं देता, और किसी बीमारी के लिए नहीं देता। पोलियो के लिए नहीं देता, टेटनस के लिए भी नहीं देता, टीबी के लिए भी नहीं देता। जितने टीकाकरण इस देश में प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई भी टीका इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो जीवाणु, वो विषाणु और वो कीटाणु शरीर के अंदर नहीं जाएगा, अंदर बाहर आता रहेगा, पॉजिटिविटी होती रहेगी। लेकिन मैंने क्या कहा कि हर वैक्सीन ये कोशिश करती है फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि आपकी मॉर्टेलिटी ना होने पाए, सेकंड आपकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज ना होने पाए, और थर्ड पॉइंट आता है कि आपको इन्फेक्टिविटी ना होने पाए। तो एक सरल शब्दों में अगर कहें आपकी बात को सूर्यकांत साहब, तो आशय यह है कि अगर आपने कोरोना का टीका लगवा लिया, अगर आपको वैक्सीन लग गई है, तो अगर आप संक्रमित भी होते हैं तो उससे आपके शरीर को होने वाला नुकसान बहुत सीमित हो जाएगा। इस संदर्भ में आप बहुत दृढ़ता के साथ कहने की स्थिति में हैं। बिल्कुल, इसके संदर्भ में आप दावा करने की स्थिति में हैं। एक बात और जो जानने के संदर्भ में है
आपसे सूर्यकांत साहब, वो ये है कि दूसरी लहर के संदर्भ में बात कही जा रही है कि देश में दूसरी लहर आ गई है, पर आप स्वयं ही बोल रहे हैं 6 राज्यों में ही दिखाई दे रही है। ये देश का विभाजन कैसे कर रहा है ना? हम पहले इस संकट से जूझते हैं इस देश में कि लोग परस्पर विभाजित बहुत होते हैं। ये कोरोना भी कमोबेश वैसे ही कर दे रहा है। कुछ राज्यों में है, भाजपा शासित राज्यों में थोड़ा कम है, गैर भाजपा राज्यों में थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा इस कहानी को भी समझाएंगे आप? उलझन है ये, क्या कोरोना भी देखभाल कर जा रहा है? भीड़ बहुत हो गई इसलिए कोरोना फैल रहा है। अब असम में चुनाव चल रहा है, बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, हजारों की भीड़ जनसभाओं में पहुंच रही है। जो नेताजी अपने राज्य में आकर बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, भीड़ नहीं होना है, धारा 144 के आदेश जारी कर रहे हैं जो सरकारों के मुखिया, वही उन राज्यों में पहुंच कर हजारों लाखों की भीड़ को बुला बुलाकर संबोधित कर रहे हैं। विरोधाभास है सूर्यकांत साहब, थोड़ा इस उलझन को भी सुलझाइए ना आप। ये है क्या देश में? हाँ देखिए, ठीक बात है। हम चिकित्सकों ने जब असल में एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पढ़ी तो उसमें सिलेबस में हमारे कोरोना नहीं था। जितना कोविड हमने पढ़ा है वो भी हमने भी 1 साल में पढ़ा है, और जितना पढ़ा है उसको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मैं रखने की कोशिश करता हूं। इसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है या इसका पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है कोविड की, उसके बारे में मेरा कोई अध्ययन या प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर प्रमाण है कि अगर ओपन स्पेस में लोग हैं तो वहां ट्रांसमिशन कम होगा। जितना क्लोज स्पेस होगा, एक कमरा 10 बाई 10 का, उसमें 10 लोग बैठे हैं और एक पॉजिटिव है तो बाकी वो को पॉजिटिव कर देगा, 100% गारंटी है वो कर देगा। एक छींक से कर देगा, एक खांसी से कर देगा जी। लेकिन अगर ओपन स्पेस है, उसको कोरोना को खुली हवा मिली हुई है, उसके ऊपर छत नहीं है, कंजेस्टेड मतलब वो एरिया ओपन है, एकदम फ्री है, तो वहां ट्रांसमिशन कम होता है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। मेरे ख्याल से यही कारण है कि आप देखिए ओपन में लाखों की सभाएं हो रही हैं लेकिन वहां पॉजिटिविटी नहीं निकल रही है। तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोविड पॉलिटिकली एक्टिव है, बहुत पॉलिटिकल उसका कनेक्शन है, कुछ उसका टाई अप हो गया है बीजेपी से या किसी और से कि भाई वो बीजेपी के राज्यों में कम जाएगा और बाकी राज्यों में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सूर्यकांत साहब ने एक दलील दी है कि ओपन स्पेस जो है अगर वहां पर है तो फिर कोरोना संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो जयेश लेले साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। लेले साहब आपका स्वागत है। ये कोरोना के संदर्भ में पूरी चर्चा चल रही है। इस समय देश में चर्चा के विषय 2 ही थे, एक किसान आंदोलन और एक कोरोना। किसान आंदोलन पे आजकल बात कम हो रही है, कोरोना पे दोबारा से बात शुरू हो गई है, केसेस इतने आ रहे हैं। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जैसा डॉक्टर सूर्यकांत हमारे से बता रहे थे कि ओपन स्पेस में अगर आप हैं तो इतना संक्रमण की संभावना नहीं है, तो क्यों हमारे बाजारों के पीछे पड़े हुए हैं? तमाम सरकारें अभी फैसले ले रही हैं, रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू, 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू, घर में चले जाइए, सुबह 6 बजे तक घर के अंदर ही रहिए। आपसे जानने में दिलचस्पी, चिकित्सा विज्ञान ने कोई खोज की है कि कोरोना रात के समय ही संक्रमण करने के लिए निकलेगा, इसलिए इस समय आपको बाजार में नहीं निकलना है? दिन के समय पे कोरोना संक्रमित नहीं करता है, इसलिए आप आराम से निकलें, पर रात 9 बजे के बाद अगर आप निकलते हैं तो कोरोना बहुत प्रभावी तरीके से, मतलब जैसे अपराधी रात के अंधेरे में निकलते हैं, ये कोरोना नाम का जो वायरस है ये भी रात के अंधेरे में ही निकलता है। ऐसी कोई रिसर्च चिकित्सा जगत में है, या आप मानते हैं कि सरकार केवल ये दिखाना चाहती है कि हम कुछ कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे फरमान जारी कर रही है अपने स्तर पर? नहीं, मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी ने जो पहले बोला कि ओपन एरियाज में जो फैलता नहीं है जी, तो इसके बारे में पूरा सबसे सहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने जो अभी बोला कि रात को सभी काफी सरकार रात का निर्बंध लगाना सोच रही है कि नाइट कर्फ्यू रहे, नाइट में जॉइंट मतलब जो मरीज जो है रादर जो पेशेंट होने वाले है हो सकते हैं, मरीज का शिकार हो सकते हैं, ऐसे लोग घर में ही रहे। तो ये उनकी जस्ट वर्किंग कैपेसिटी है कि घर के अंदर रात को रहेंगे, रात को होटल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉम्बे में जैसे मेन सिटीज में ये जो नाइट कर्फ्यू का जो आप बल्ब है आप देखें जाएंगे तो बेसिकली बड़े सिटीज में ये आज उनका है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम्स जो है, इवेंट जो है वो शाम के टाइम पे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट इज पॉसिबल दैट कि सिनेमा थिएटर्स है, मॉल्स है, क्या मल्टीप्लेक्सेस है, या कोई इवेंट्स है जहाँ बड़े बड़े हॉल्स है वो बंद रखे तो रात में लोग जाएंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे। और रात में डॉक्टर लोग के बजाय जो पुलिस जो कर्मचारी दल है उनको रात को कर्फ्यू लगाने से बाद में उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा कि कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि आज तक
जो लोगों को जैसे सिंपल मास्क पहनना चाहिए, तो भी हम लोग देखते हैं कि रिक्शा में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, मास्क नीचे है, फेस के ऊपर मास्क नहीं रखा है। तो इसके बारे में वो रात का कर्फ्यू लगाने से एटलीस्ट दे कैन कंट्रोल सम पोर्शन, मिक्सिंग पोर्शन, इसके लिए है। ऐसे कोई कोरोना रात को जास्ती होता है, ऐसा कोई नहीं अंदाज आ गया है उनके पास में। लेकिन आपसे फिर मैं वापस अपने सवाल को दोहराता हूं कि आखिर आप कह रहे हैं कि मॉल में लोग ना जाएं, होटल्स में ना जाएं, रेस्टोरेंट में ना जाएं। खाना लोग रात में नहीं खाते, दिन में भी खाते हैं। रेस्टोरेंट के लिए वो दिन में भी जाते हैं। मॉल से खरीदारी करने के लिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि रात 9 बजे के बाद लोग खरीदारी करने जाते हैं। मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं लेले साहब कि सरकार ये जाहिर करना चाहती है जनता के बीच में कि देखो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, जो कदम उठाने की जरूरत हम उठा रहे हैं और देखिए हमने ये फरमान जारी कर दिया। पर दरअसल सरकार अपने व्यावसायिक हितों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, क्योंकि अगर दिन में आप बंद करते तो आपको फिर से तमाम पैकेजेस देने पड़ेंगे, तो सरकार जहान की चिंता जान से ज्यादा कर रही है। क्या ऐसा आप महसूस नहीं करते हैं लेले साहब? या एक तरफ से आप जो बोल रहे हैं उसमें डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दिन में जैसे मॉल्स तो दिन में खुले रहेंगे और जास्ती गर्दी हो जाएगी जी, और जैसे ट्रेन में जास्ती गर्दी हो दिया है पूरा जी। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि थोड़ा बिजनेस भी चालू रहे और थोड़ा सा कंट्रोल भी दिखाने की कोशिश रही। एक डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम थिंकिंग के ऊपर बराबरी मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सोचना ऐसा है कि रात को थोड़ा कंट्रोल रखे जो पुलिस कर्मचारी लोगों को, लेकिन इसमें राहत थोड़ा सा हो जाएगी कि दे कैन टेक रेस्ट। दिन में उन लोग कंट्रोल करते हैं। मैं देखता हूँ अभी जैसे मुंबई में हूँ तो जगह जगह पे नाके पे पुलिस है और वो फोटो लेके वो देख रहे हैं कि सबने मास्क पहना है। रात को वही पुलिस उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी और उसके लिए कंट्रोल अगर रात का बंद ही कर देंगे तो दे कैन रिड्यूस विद अ लेसर फोर्स। ये इनका सोचना इस तरह से हो सकता है, इस तरीके से सोचना हो सकता है। मैं वापस मिश्रा साहब के पास में आता हूं। मिश्रा साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी, आप पूरी दुनिया पर निगाह रखे हुए हैं। आप पहले बातचीत कर रहे थे तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस पर आप बात कर रहे थे। दुनिया के जो तमाम देश हैं वो दूसरी लहर आने के बाद में सख्त लॉकडाउन पे गए। जर्मनी जैसा देश, फ्रांस जैसा देश सख्त लॉकडाउन के तहत अपनी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है। हिंदुस्तान का बैठा हुआ जो निजाम है वो पहली बात ये कह रहा है कि नहीं, लॉकडाउन पे अभी हमारा कोई विचार नहीं है, लॉकडाउन से तर। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या लॉकडाउन से परे, जिस लॉकडाउन की तारीफ करते हुए हम लोग नहीं आगा रहे थे, जो हमारे देश का संचालन करते हैं, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि लॉकडाउन जैसा साहसिक फैसला हमने किया, और अब जिन्होंने फैसले 1000 केस आने पर लॉकडाउन के लिए थे वो 70,000 केसेस आने के बाद भी इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक रणनीति मानते हैं बतौर चिकित्सक? आप सहमत हैं आप इस रणनीति से, इस योजना से, इस नीति से, या आपकी कोई मत भिन्नता है इस संदर्भ में? ये बात सही नहीं है। पहले तो लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन अभी जब ये दूसरा दौर चालू हुआ और ज्यादा लोग संक्रमित हुए और इसमें कुछ मृत्यु भी हुई, तो हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन भी है और लोग 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते सुबह 6 बजे तक, क्योंकि ऐसा संभावना है कि उस समय ये ज्यादा फैलता है। तो जैसा आपने कहा, लॉकडाउन भी लग रहा है और कर्फ्यू भी लग रहा है, लेकिन उन्हीं स्थानों में जहाँ का संक्रमण बहुत अधिक है, जहाँ अधिक नहीं है संक्रमण, वहां अभी इसका उपयोग नहीं किया गया और अपन आगे चल के इसका अनुभव कर सकेंगे कि ये लॉकडाउन लगाने से बीमारी कहाँ तक रुकी। और जैसा बताया आपको पहले कि ये जो वायरस है ये एक भ्रष्ट सी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि शरीर में अंदर जाके तरह तरह की रोग विभिन्न भागों में बना देती है, जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए भी कई जगह रात का कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग इकट्ठे नहीं हो। लेकिन ये देखा गया है कि दिन की प्रक्रिया को एकदम समाप्त न किया जाए और जो आवश्यक चीजें हैं वो चलती रहें और उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। अभी हमको देखना ये होगा कि ये जो कर्फ्यू लगाया गया जिन स्थानों में, जैसे हमारा प्रदेश भी है, या जहाँ पर कि लॉकडाउन लगाया गया, रात का लोगों का घूमना फिरना बंद हो गया, क्या उनमें जिसका संक्रमण कम हो जाता है
यदि संक्रमण कम हो जाता है तो उससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये जो उठाया गया कदम, इससे लोगों को फैलाए हुए बीमारी से बचाया जा सका। मिश्रा साहब का कहना है कि जितना कदम उठाया उतना पर्याप्त है, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं लॉकडाउन के संदर्भ में मूल जोर जो दिया गया था वो ये था कि ये चेन को तोड़ता है, संक्रमण की जो चेन है उसे रोकने में प्रभावी होता है, और इसीलिए पहला लॉकडाउन जो था वो 21 दिन का, फिर उसे बढ़ाया गया 14 दिन, फिर 14 दिन। यूरोपियन देशों में उसी रणनीति को अभी भी अमल में लाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है। आपसे जानने में दिलचस्पी है, एक संडे को हम लॉकडाउन कर देंगे, नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक, क्या इससे कोरोना की चेन तोड़ने का जो समाधान देश के नेताओं के द्वारा हमें बताया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, या अब हमने अनुभव के आधार पर यह रणनीति अपनाई है कि नहीं ये लॉकडाउन से कुछ होता नहीं है, इसलिए इस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है? देखिए, शुरू में लॉकडाउन जो हुआ था उसके हमारे देश में 2 कारण थे जी, वो हमको समझने चाहिए दोनों कारण जी। पहला तो ये था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लैब थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जी। वायरस को टेस्ट करने के लिए 135 करोड़ की जनसंख्या को पूरे देश में सिर्फ एक लैब थी जी। टेस्टिंग फैसिलिटी 1 लैब ओनली। दूसरी बात, हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो आईसीयूज, वेंटिलेटर्स, कोविड फैसिलिटीज जो होनी चाहिए थी वो भी हमारे पास नहीं थी। तो हमारे पास एप्रीहेंशन ये था कि अचानक अगर एक देश में कोविड फैल गया और अचानक संख्या बढ़ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इटली जैसे देश में हुआ कि सड़क के किनारे डिवाइडर पे हमें स्ट्रीट लाइट वाले बिजली के कनेक्शन से लेके हमको वेंटिलेटर लगाने पड़े, वो सिचुएशन ना आ पाए। तो इसलिए हमें एप्रीहेंशन में बहुत जल्दी इसको कंट्रोल करके रखना था। ये स्थिति लॉकडाउन की थी। जनरल ट्रांसमिशन की जो चेन टूटे वो तो थी 2 कारण थे जी। फिलहाल हमारे पास जो दूसरा कारण था, हमारे पास 2000 से ऊपर लैब हैं और हम सक्षम हो चुके हैं, खुद हम अब पीपीई किट बनाते हैं, खुद वेंटिलेटर बनाते हैं, खुद हमारे पास सफिशिएंट आईसीयू है वगैरह वगैरह जी। दूसरा यह है कि ये पूरा का पूरा हर राज्य को कवर नहीं कर रहा है, केवल मैंने जैसा बताया 6 राज्यों में सिलेक्टिव प्रोपिगेशन बहुत ज्यादा है जी। और इसीलिए सरकार शायद ये महसूस कर रही है कि सिलेक्टिव इसको लॉकडाउन लगाया जाए जी। बाद में एक और अच्छी पॉलिसी निकल के आई थी, वो कंटेनमेंट की थी। कंटेनमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी साबित हुई। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसका जो अनुभव देखा है कि एक गली से 5 या 5 से ज्यादा केस आ गए, पूरी बैरिकेटिंग करके और उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह शहर में ज्यादा केसेस बढ़ने लगे तो उसके शहर को नाकाबंदी कर दी गई। तो जो माइक्रो कंटेनमेंट या मेजर कंटेनमेंट जो हम लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई, वो भी एक ऑल्टरनेटिव है लॉकडाउन का जी। दूसरा, आपने कहा कि ये नाइट कर्फ्यू जी। अब देखिए, ऐसा ना कि आपकी बात सही है काफी कुछ तक कि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है कि दिन में कोरोना नहीं फैलेगा, रात में नहीं फैलेगा। लेकिन शायद सरकार ये संदेश देना चाहती है कि दिन तो मेरे हाथ में नहीं है, दिन में ऑफिस खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, ये खुलेगा, वो खुलेगा, लेकिन रात का तो कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसा अभी डॉक्टर लेले साहब बता रहे थे कि मोस्टली जो इवेंट्स होती हैं, चाहे वो शादियां हों, गैदरिंग हों, पार्टियां हों, गोष्ठी हो, सेमिनार हो, एकेडमिक इवेंट हो, या इवन शॉपिंग भी देख लें तो लोग ऑफिस के बाद आके फिर अपनी धर्मपत्नी जी को अपने पैसे लुटाने जाते हैं उनके साथ शॉपिंग के लिए, तो शाम को ज्यादा होती हैं। तो शायद ये नाइट कर्फ्यू उस दृष्टि से एक ऑल्टरनेटिव चुना गया है। हालांकि परफेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं वैज्ञानिक होने के नाते या वैज्ञानिक तथ्यों पे। और दूसरा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोविड का कि सूर्य की रोशनी देख लेगा तो कम फैलेगा, चंद्रमा की रोशनी में ज्यादा फैलेगा, ऐसा कोरोना का कोई मामला नहीं है। लेकिन लेले साहब, मैं एक और विषय पे आपके पास आता हूं, वो है वैक्सीनेशन के संदर्भ में। सरकार ने थोड़ा उदार किया है अपने मन को, और सरकार ने अब कहा है कि 45 साल से ऊपर जो भी आयु वर्ग के लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, जो लक्ष्य का दावा किया गया था इस देश में, और लक्ष्य निर्धारण से पहले यह भी दावा किया गया था कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर वैक्सीनेशन करने का जो क्षमता है, काबिलियत है, वो हमारे पास है। हम तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रखे हैं, पर जब वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हुआ तो लक्ष्य के 30% और 40% पर सिमट कर रह गए हम। एक दिन में अगर 10 लाख कर रहे थे तो हम 3 लाख करने में भी हांफने लगे। अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे हैं हम। 67 दिन में हमें 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी थी, काफी पीछे रह गए। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या जिस तरीके से रफ्तार में कोरोना है,
तो ये समय उपयुक्त नहीं है कि हम वैक्सीनेशन फॉर ऑल ओपन कर दें, जो चाहे वो आए और अपने वैक्सीन लगवाए और इस संदर्भ में व्यवस्था बनाई जाए, या आपको लगता है इन रिस्ट्रिक्शन के साथ में ही हमें चलना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से वैक्सीन का रफ्तार बहुत बढ़ानी चाहिए जी। और जैसे अभी उन्होंने सेकंड थर्ड फेज में 45 और 60 के बीच में कोमॉर्बिड को दिया था जी। उसी टाइम पे, और उनको आईएमए ने उनको और भी बताया था कि और कम से कम एक जो कोमॉर्बिड का उन्होंने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसमें हमने और 10 केसेस ऐसे बोले थे कि उनको भी लगना चाहिए नंबर 1, तो और भी बढ़ जाएगा। दूसरा मेरा कहना है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में, क्योंकि आईएमए के हमने सभी डॉक्टर जो हमारे हॉस्पिटल ओनर है जहां उनके पास आईसीयू फैसिलिटी है, ऐसे सब सेंटर ओपन कर देने चाहिए, तो ही वो जो हमारा लक्ष्य जो है वो उससे हम लोग आगे चल सकेंगे। तो ये दोनों चीज करनी चाहिए। और थर्ड फेज में जैसे 45 से नीचे लगा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि डायबिटीज तो 35 ईयर्स में भी आ रहा है, 30 ईयर्स में भी दिख रहा है, तो उन लोगों को नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा कि ओपन कर दो। जिसको चाहिए वो जरूर है कि वो वैक्सीनेशन ओपन करने से रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, और पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, 35 का भी मरीज हो रहा है, 40 का भी हो रहा है, 50 का भी हो रहा है। तो आई थिंक व्हाट यू सेड इज राइट, वो पूरी तरह से वो ओपन कर देना चाहिए। कोमॉर्बिडिटी का जो रिस्ट्रिक्शन डाला है वो निकाल देके और सेंटर्स बढ़ाने चाहिए। सेंटर्स बढ़ाने के ऊपर उनका अगर जोर रहेगा तो हम मानते हैं कि वो लक्ष्य के हम लोग करीब जा सकेंगे। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव साहब स्वयं कोरोना संक्रमण से अभी उभरे हैं, अभी भी उन्हें कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सिंहदेव साहब, आपका स्वागत है। और आपसे जानने में हमारे पैनलिस्ट को भी और पूरे दर्शकों को भी दिलचस्पी है कि कोरोना की लड़ाई में इस समय कहां खड़े हैं हम, और जो कुछ भी फैसले भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर लिए जा रहे हैं, किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं? ये दर्शाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, सरकार अभी भी इस लड़ाई को लड़ रही है, केवल इतना जताना चाहते हैं, या वाकई कोरोना से कोई निर्णायक नतीजे पर देश को पहुंचाने की कोशिश में सरकार है? सच्चाई ये है कि कोरोना के संदर्भ में कोई शॉर्टकट नहीं है जी। कम समय के अंदर, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर हम कोरोना पे काबू पा जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन का जी, उसकी चाहे जो भी सीमाएं हैं, वैक्सीनेशन की उपलब्धता की, वैक्सीन की उपलब्धता की, उनके निर्माण की जो भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में भी आज अगर हम किसी को वैक्सीनेट करते हैं तो 70 दिन बाद जी जिन लोगों में इम्यूनिटी आएगी उनमें इम्यूनिटी आएगी। और ये माना जाता है कि 70 से 80% इसकी एफिकेसी है, इसकी कारगरता है, अर्थात हर 100 में से 70 या 80 लोगों में ही इम्यूनिटी डेवलप होगी, बाकी में नहीं होगी। बहरहाल कम से कम 70-80 में तो होगी, लेकिन कब? कोविशील्ड के संदर्भ में आज का जो प्रोटोकॉल है वो 70 दिन बाद, यानी करीब 2.5 महीने बाद इम्यूनिटी की बात सामने आ रही है। इस दरमियान केवल जो पुराने हमारे पास तरीके थे अपने आप को बचा के रखने के, वो, और ना केवल इस दरमियान, उसके बाद भी, क्योंकि ये भी अब वैज्ञानिक खुल के कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। सच ये भी साथ में कहते हैं कि अगर आप कोरोना की वैक्सीन के बाद अर्थात 70 दिन के बाद संक्रमित भी हो गए तो वो उतना गंभीर नहीं होगा, संक्रमण मृत्यु की स्थिति नहीं के बराबर रहेगी और हल्का संक्रमण होगा जी। तो ये परिस्थितियां वैक्सीनेशन। जी सिंह साहब, मैं एक चीज को जानने में दिलचस्पी है, जब आप वैक्सीन के संदर्भ में इतना आग्रह रखते हैं, वैक्सीन को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो फिर इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को इतना प्रतिबंधित क्यों कर रखा है? यह सवाल इस रूप में कि इस देश में 2 ही वैक्सीन लगाने की अभी तक इजाजत है, एक कोविशील्ड को और एक कोवैक्सीन को, पर दुनिया में फाइजर, स्पुतनिक, मॉडर्ना, ये वैक्सीन भी आई हुई हैं। भारत के स्तर पर भारत में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इन वैक्सीन को लगवा सकते हैं, उन्हें उपलब्ध कराने से सरकार क्यों बच रही है, क्यों हिचक रही है, क्यों ठिठक रही है? क्या सिंहदेव साहब इसका कारण खोज पाए? क्योंकि आप तो लगातार भारत सरकार के भी संपर्क में हैं। मार्केट में अगर इसमें कोई दो बात नहीं है कि अगर आप
उदाहरण के लिए पहले आपने बताया वैक्सीन, उसका हम इस्तेमाल करते हैं जी। हम मॉडर्ना का इस्तेमाल करते हैं, फाइजर के वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें दिक्कतें जो शुरू से थी दो थी, एक इनकी लॉजिस्टिक्स कि 70 डिग्री माइनस टेम्परेचर में इनका भंडारण, और दूसरा कि ये महंगी होंगी। तो ये दो कारण थे कि अगर भारत सरकार को अपने सोर्सेज से या राज्य सरकारों को अपने सोर्सेज से वैक्सीनेशन करना है तो ये वैक्सीनेशन कम से कम 5 गुना महंगी पड़ती, ये पहली बात। दूसरे लॉजिस्टिक्स की इनको ये उपलब्धता हमारे देश में है क्या बड़े मात्रा में करने का, सीमित मात्रा में, जैसा आपने सुझाव दिया कि अगर कुछ लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और बड़े शहरों में रहते हैं या जहां पर लॉजिस्टिक्स हैं 70 डिग्री माइनस में रखने की, और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वहां पर अगर इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें थ्योरेटिकली इसमें कोई अड़चन नहीं है, वरना ये वैक्सीन हमारे पास सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, दुनिया में भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जिसने सबको लगा दिया है। और अगर देश की ही वैक्सीन की निर्माण क्षमता कहते हैं कि विश्व की एक बड़ी प्रतिशत है, भारत में बड़ी प्रतिशत में वैक्सीन बनाने की क्षमता है, तो ये एक दूसरे से जुड़ के दुनिया के लिए भी वैक्सीन भारत को बनाना, अपने देश के लिए भी भारत को बनाना, और वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं उनको की अनुमति देना, और जो पास हो गए हैं दो, उनकी निर्माण बड़ी मात्रा में कर पाना, ये आने वाले समय की चुनौती है। लेकिन मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं, सिंह साहब, आपने सहजता से सहमति दी कि हाँ वो उपलब्ध कराई जाना चाहिए, पर देश के प्रधानमंत्री के साथ आप लोगों का संवाद हो रहा है, देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ आप लोगों का संवाद हो रहा है, क्या इस संवाद के दौरान ये बात कहीं से आई नहीं कि भाई जहां भी दुनिया में अगर वैक्सीन उपलब्ध है, प्रामाणिक है, WHO ने सर्टिफाइड कर रखा है, तो उसे देश में आने के संदर्भ में कोई रोकथाम ना हो और वो उपलब्ध करा दी जाए? अड़चन कहां है, क्यों नहीं उपलब्ध है अभी तक? क्या इसका कोई कारण सिंहदेव साहब साझा कर सकते हैं हमसे, या अभी इस संदर्भ में कोई कहने की स्थिति में सिंहदेव साहब नहीं है? सही में तो मेरे को नीतिगत इसकी जानकारी नहीं है। ये भी सही है कि ये बात उस नाते नहीं आई कि उच्च आय वर्ग के लिए इसको उपलब्ध करा दिया जाए, शायद इस कारण से ना रोक लग गई हो। लेकिन आखिर उच्च आय वर्ग को भी देश की ही वैक्सीन का अगर उपयोग करना है और वो अपने पैसे से फाइजर और मॉडर्ना खरीद सकते हैं, तो देशवासियों के लिए ही ज्यादा वैक्सीन जो निःशुल्क लग रही है वो उपलब्ध होगी। उसकी कारगरता भी बेहतर है। इसमें ये भी बात आ रही है 94%, 92%, 95% ये जो दोनों वैक्सीन हैं, तो जो खरीदना चाहें और अगर उपलब्ध हैं, भारत सरकार अगर उचित समझे, आप चाहें तो आपने जो सुझाव दिया है ये मैं पत्र लिख के स्वास्थ्य मंत्री जी को आज भेज भी दूंगा। मैं आभारी रहूंगा आपका सिंह साहब। एक और बात जो आपसे करने की, और शायद मेरे पैनलिस्ट भी करना चाहें आपसे, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें पूरी चिंता इस बात की करनी है कि गांव तक कोरोना ना पहुंच जाए, और अभी जानकारी आ रही है कि दुर्ग जिले के ढौर गांव में 180 लोग संक्रमित मिले हैं। आशा ये कि जो आशंका थी वो घटती दिखाई दे रही है, गांव गांव इस बार संक्रमण पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका बड़ा कारण यही है कि प्रतिबंध सारे खत्म हो रखे हैं। कितना खतरनाक है ये, और इसके लिए क्या तैयारी है सरकारों की? इसका रास्ता कंटेनमेंट का ही है जी, और ट्रेसिंग का जी। बाहर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीन लगाने से लेके बाकी स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद कि हमारे पास और लोग उपलब्ध हों कि लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं इनका हम परीक्षण कर सकें। दूसरा, क्वारंटीन, ये इसका पालन होना चाहिए, कुछ कड़ाई से पालन होना चाहिए। मैं भी पुनः मुख्यमंत्री जी से जब बात होगी तो मैं उनसे ये भी जरूर कहूंगा कि अब समय है कि बाहर से आने वाले लोगों का हम कड़ाई से 7 दिन का क्वारंटीन का पालन करवाएं, ताकि वो अपने परिवार में ही रहते हुए अगर लक्षण सामने आते हैं तो जांच करा के अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उपचार प्रारंभ करें, और स्वतंत्र रूप से समाज में अगर घूम रहे हैं तो लोगों को फैलाने से वो बचाया जा सकता है। ये करने की आज की आवश्यकता है। जो गांव की बात आपने कही, ये शुरू से ही विशेषज्ञ इस बात की चिंता कर रहे थे कि स्पेनिश फ्लू जब आया था, इन्फ्लुएंजा जब आया था आज से 100-110 साल पहले, तो यही क्रम हुआ था। पहला दौर आया था वो शहरों तक सीमित था, और दूसरा दौर जब आया था तो बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों तक वो पहुंचा,
और एक भयावह स्थिति उस समय बनी थी। आज साधन भी हमारे पास ज्यादा हैं, जागरूकता भी हमारे पास ज्यादा है और प्रशासनिक अमला भी है, नागरिकों का सहयोग भी मिलेगा। मैं विश्वास रखता हूं कि इन परिस्थितियों से हमको बचना चाहिए। जो संक्रमित शहर, हम कह रहे हैं कि शहरों में संक्रमण ज्यादा है, रायपुर में ज्यादा है, दुर्ग में ज्यादा है, राजनांदगांव में ज्यादा है, बिलासपुर में ज्यादा है, उदाहरण के लिए, तो गांव के लोगों को इन शहरों में आना जाना कम से कम करना चाहिए और जो काम के लिए आते हैं तो बहुत बच के काम के दरमियान अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। मूवमेंट को सीमित करना चाहिए, सिंघवी साहब का कहना है। पर सिंघवी साहब, एक सवाल जो हमारे पैनल में पहले डिस्कशन में था, पर आप उस समय मौजूद नहीं थे, पर उसका सही उत्तर आपसे अपेक्षित है, और वो विषय है लॉकडाउन के संदर्भ में। पूरी दुनिया अभी भी लॉकडाउन के फॉर्मूले को अमल में ला रही है। यूरोप के देश केस बढ़ने की स्थिति में लॉकडाउन को और सख्ती के साथ लागू करने के उपाय को अपना रहे हैं, पर भारत में बात लॉकडाउन के संदर्भ में की जाती है और नाइट कर्फ्यू, संडे लॉकडाउन जैसे उपायों के साथ में संतुष्ट हो लिया जा रहा है। कितना व्यवहारिक है ये तरीका? ये आई वॉश तो नहीं, ये केवल बहलाने की कोशिश तो नहीं कि जनता के बीच में ये रहे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, पर सरकार असल में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने से डर रही है क्योंकि उससे उसके खजाने पे चोट पड़ती है। लोगों के संदर्भ में जो सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदारी है एक लोक हितकारी शासन के अंतर्गत, वो बोझ सरकार के ऊपर आने वाला है और सरकार ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपने जिन बातों को रखा हिमांशु जी, बातों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाइयां जरूर होंगी जी। पहला, ये जो कदम उठाया गया है नाइट कर्फ्यू का, ये अपने आप में सीमित हल है, एक छोटा दायरा है लॉकडाउन का। रात में भी अगर आपने लोगों को आने जाने और रेस्टोरेंट वगैरह में जहां बैठ के मास्क उतार के हम घंटे भर आपस में बैठ के खाने का ऑर्डर करते समय बात करते हैं, ऑर्डर आता है फिर खाने का सेवन करते हैं, रिस्क रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई हल नहीं, मतलब कोई औचित्य नहीं है और केवल एक दिखावा है। साइकोलॉजिकली सरकार ने ऐसा कदम उठाया, एक स्टेप अप हुआ कि आपने कर्फ्यू, अगर नाइट कर्फ्यू किया, अभी लॉकडाउन नहीं किया, तो आगाह कर रही है सरकार नागरिकों को भी कि और आपका जो सहयोग चाहिए, अपेक्षित सहयोग चाहिए, कृपया और दीजिए, वरना अभी तो केवल नाइट कर्फ्यू की बात आई है, रात से सुबह तक के 8 से 10 घंटे के एक तरह के लॉकडाउन की बात आ गई है। शेष दिन के 14 घंटे जिसमें दिनचर्या होती है, उसमें रोक इस प्रकार की ना लगाना पड़े जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं, उससे बचने में सरकार का भी सहयोग करिए। लॉकडाउन अगर आता है, इसके सीधे सीधे दो पहलू हैं। सरकार के ऊपर आर्थिक संकट की बात है, वो कमतर, मैं मानता हूं कि कमतर गंभीर बात है, उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि आम लोगों के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है, व्यवसायियों के ऊपर। आज देखिए लॉकडाउन की बात होती है तो सबसे पहले रिएक्ट कौन कर रहा है? व्यवसायी। सरकार नहीं कह रही कि हमारे आमदनी के जरिए पे इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार तो एक इम्पर्सनल एजेंसी हो गई कि जितना पैसा आएगा उतना वो काम करेगी और लोग भी उस बात को समझेंगे। लेकिन व्यवसायी, सीधा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके आमदनी पे प्रभाव पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। कम आय वर्ग के लोग जो इन व्यवसायियों के यहाँ काम करते हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो दवाई की दुकान की छूट हो सकती है, चाहे वो टीवी बेचने की दुकान हो, चाहे वो कपड़े बेचने की दुकान हो, चाहे फल सब्जी की बात हो, कुछ में छूट मिलती है कुछ में नहीं। तो ये इन लोगों की जो आमदनी पे चोट पड़ती है, ये कारण बन गया है लॉकडाउन से परहेज करने का। और जो भी देश दुनिया में अभी भी लॉकडाउन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में आई थी बात, वहां पर जैसे केसेस बढ़े तो उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति ऑकलैंड में अपनाई थी, और देश भी इसको अपनाने में कर रहे हैं। एक स्तर से ऊपर संक्रमण अगर बढ़ता है तो सरकार को जरूर इस पे भी विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर भी विचार करना होगा। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, आपने पूरी बात सुनी सिंघवी साहब की, हालात बता रहे हैं कि अभी अगर चीजें काबू में नहीं आई तो मजबूरन सरकार को लॉकडाउन पे जाना पड़ सकता है। जो लोग लॉकडाउन के नाम से ही सिहर जाते हैं, जो लॉकडाउन के नाम से अपनी आमदनी, अपनी दैनिक जीवन की जरूरतों के संदर्भ में चिंतित हो जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनके संदर्भ में सचेत होने का यह सही समय है कि वो स्वयं के स्तर पर कुछ अनुशासन ले आए, तो शायद हम इस चुनौती से बच पाए? जी,
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये समय है। मैंने कहा ना, किसी भी लड़ाई में, चाहे वो वायरस के खिलाफ लड़ाई हो या कोई लड़ाई हो, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो होता है वो लड़ाई का अंतिम चरण होता है, जो हम चल रहे हैं अंतिम चरण में जी। और मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि कल से जो कल से जो ओपन करने जा रहे हैं 45 साल से ऊपर का, कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बिल्कुल ओपन कर देना चाहिए, उसमें एज बार नहीं होना चाहिए। अरे भाई 250 रुपए देना है, जिसकी मर्जी आए वो लगवाए। और जो वैक्सीन वेस्टेज की बात आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। क्यों वैक्सीन वेस्ट जानी चाहिए? अरे मिलने को तरस रहे हैं और ऊपर से वेस्ट हो रही है। और दूसरी बात कि अगर कोई हाई सोसाइटी है और उससे ऐसा लगता है कि मुझे 95% एफिकेसी वाली मॉडर्ना की वैक्सीन चाहिए, बात सही है, लॉजिस्टिक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। -70 डिग्री सेंटीग्रेड का कोल्ड चेन मेंटेन कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर, कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे, बड़े कारपोरेट हाउस जो ये गारंटी दे सकें कि नहीं हम पैसा इतना लेंगे लेकिन हम कोल्ड चेन भी मेंटेन करेंगे, लॉजिस्टिक भी पूरा देंगे, और जो लोग अगर इसको लगवाना चाहते हैं तो उसको भी ओपन कर देना चाहिए। ये बिल्कुल, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा बिल्कुल ह्यूमन राइट है कि हम सबसे अच्छी वैक्सीन, अगर कोई इस देश का बड़ा बंदा चाहता है, व्यक्ति चाहता है, कॉर्पोरेट हाउस का या कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। और दूसरा, जैसा ये है कि कल से कम प्राइवेट सेक्टर में एज का बार खत्म कर देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में एज का बार खत्म हो जाना चाहिए, सूर्यकांत जी का दावा है। हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले जी जुड़े हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेले साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप टी एस सिंहदेव साहब के माध्यम से भारत सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हो जो आपके एसोसिएशन महसूस करती हो इस कोरोना की लड़ाई में ये पहलुओं को सरकार को ध्यान देना चाहिए पर दे नहीं रही है? कोई बात ऐसी जो आप साझा करना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, एक तो बात मैंने पहले ही कही थी कि जैसे बिलो 45 जी पैसा दे के भी ओपन कर दीजिए, और आईएमए के जितने भी हॉस्पिटल्स हम आपको दे सकेंगे उतने दे देंगे। जो आपको जो प्रॉब्लम था कि प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबिलिटी नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए और हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो दैट IMA के we are open to give you this entire facility from our IMA side. That is one thing. सेकंड थिंग, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि कर्फ्यू के बारे में जो डिस्कशन था वो अच्छी तरह से आपने पहलू किया है। वो एक जैसे तरह के वार्निंग सिम्टम्स है और उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन अच्छी तरह से डालनी चाहिए कि जो ट्रैवल लोग है, जैसे ट्रेन से और बस में ट्रैवल है, उनके ऊपर जितना रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए उतना नहीं है। जो एयरपोर्ट में से जाते हैं बराबर से टाइम टू टाइम उनका देखा जाता है कि भाई आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं, उनकी निगेटिव टेस्ट है क्या नहीं है। तो जो लोग जो व्हीकल जो यूज कर रहे हैं उसका खुद का बस में और ट्रेन में, उनको जो इंटर स्टेट और इंटर सिटी ट्रेवल होता है उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन अच्छी तरह से लगाया जाए, क्योंकि वो गांव में फैला रहे हैं और वो सिटी से लेकर सिटी में क्रॉस सेक्शन में सभी जगह का फैला रहे हैं। तो वो जो ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से करना चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर जयेश लेले जी ने हमारे साथ साझा की है। मैं सिंहदेव साहब के पास में वापस लौटता हूं। सिंहदेव साहब, आपसे जानना चाहता है कि अभी रणनीति बदल रही है सरकार। एक समय कोरोना के संदर्भ में कोई भी पेशेंट आता था उसकी बड़ी चिंता सरकार के द्वारा की जाती थी, पर अब केंद्र ने राज्य सरकारों के ऊपर थोप दिया है और राज्य सरकारों ने भी लोगों के ऊपर ही अब जिम्मेदारियों को डाल दिया है। कल मध्य प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किए होम आइसोलेशन के संदर्भ में और बाकी चीजों के संदर्भ में। तो बताइए, आप दवाई भी आप अपने आप ही इंतजाम कर लेना, हमारे भरोसे मत रहना। जानना चाहते हैं क्या सरकार लड़ाई के बीच में ही थक गई है कि उसे लगता है हम तो और नहीं लड़ पाएंगे, अब जिनको जिंदा रहना है, जिनको इस देश में जीना है, वो लड़ाई खुद लड़ लें, सरकार की तरफ ज्यादा उम्मीद भरी निगाहों से ना देखें? क्या इस प्रकार का भाव आ गया है बीच लड़ाई में ही? ये बहुत दुर्भाग्यजनक होगा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जी मतदाताओं से चुने हुए जनप्रतिनिधि और उनसे बनी हुई सरकार अगर जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो इससे दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सकती। आपदा के समय तो आपदा के संदर्भ में सबसे प्राथमिकता में उस बात को रखते हुए सरकार को हर बातों को पीछे रखते हुए इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने कहीं भी इस प्रकार का सोच या ऐसा निर्णय नहीं लिया है, न कभी लेना चाहिए कि नहीं अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जनता जाने। क्योंकि अंततः और प्राथमिकता के आधार पे भी सरकार को ही इस जिम्मेदारी को संभालना है। ये
सहयोग आमजनों का मिले, ये अति आवश्यक है, ये अनिवार्य भी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सरकार अब कुछ नहीं करेगी। हमने होम आइसोलेशन इंट्रोड्यूस किया, तो होम आइसोलेशन अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि सरकारों के पास उतनी व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में कि हर व्यक्ति को कमतर पाए गए संक्रमण में भी हम अस्पताल में व्यवस्था दे सकें। ये एक सच्चाई सामने आई और एक ये सच्चाई है। किंतु अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको अपने भरोसे छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को सरकार में रहने की ही नैतिकता फिर नहीं रह जाती। आप छोड़ नहीं सकते। जितना भी आपको करना है, जितना आप कर सकते हैं, जितने आपके पास संसाधन हैं, उनसे आपको पहल करनी ही है और करनी ही होगी। और उसके आगे जब आपकी सीमा आ जाएगी, तब फिर जरूर ये बात आती है कि और तरीके से भी अगर लोग सहयोग उसमें करें, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे संस्थागत हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, तब फिर ये बात आती है। आज मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति है कि कोई भी सरकार अपने आप को थका हुआ कह के पीछे हटे। ये बहुत ही अनुचित होगा। ये बहुत ही अनुचित होगा। मैं अब आखिरी सवाल को लेकर आपके साथ हूं सिंघवी साहब। इस देश के सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ये लोग 15-20 दिन पहले ही ये बयान दे रहे थे कि कोरोना का दौर बीतने की ओर, बस खत्म होने की ओर है और हम लोगों ने तो जंग जीत ली। मंत्री भले ही छत्तीसगढ़ सरकार के हैं, पर सोच, व्यवहार, दृष्टि आप अंतर्राष्ट्रीय रखते हैं। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है, जितना आपने इसके संदर्भ में अध्ययन किया है, आने वाले समय में लड़ाई कितनी लंबी, कितनी मुश्किल रहने वाली है और कितनी तैयारी की जरूरत सरकार के स्तर पर और जनता के स्तर पर? आखिरी सवाल आपसे। विश्व के देशों में न केवल पहला दौर आया, दूसरा दौर आया, बल्कि तीसरा स्पाइक और चौथा स्पाइक भी आया है जी। तो ये सोच लेना कि पहले स्पाइक के बाद हम अब मुक्त हो गए या दूसरे स्पाइक के बाद तीसरा स्पाइक नहीं आएगा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी गलती होगी। स्ट्रेटेजिक गलती भी होगी और नीतिगत गलती भी बहुत बड़ी गलती होगी। ये स्पाइक कोरोना अगर हमारे बीच में है तो इतने तेजी से फैलने वाला और म्यूटेट होने वाला ये संक्रमण कल के दिन क्या होगा, आज बड़े से बड़े विशिष्ट से विशिष्ट वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहे। इसीलिए एहतियात के अलावा हमारे पास लंबे समय तक चलने वाला कोई रास्ता नहीं। कम से कम 2 साल तक, 2022 तक हमको अपने ये जो व्यवहार हैं, हैंड हाइजीन के, शारीरिक दूरी के, मास्क पहनने के, एक और चौथा लोगों ने जोड़ दिया है, हालांकि इसी का हिस्सा है, कि खुले जगहों पे भीड़ से बचिए। ये 4 चीजों को अब तीसरी के साथ चौथी चीज भी लोगों ने, विशेषज्ञों ने जोड़ी है। तो ये हमारा व्यवहार, मुझे ऐसा लगता है 2021 तो शर्तिया, लेकिन शायद 2022 में भी हमको ये अपना के रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारी चर्चा का निष्कर्ष यह बताता है कि लड़ाई बड़ी लंबी है। लड़ाई को जीतना है तो धैर्य भी रखना है और सावधानी को भी बरतना है, तभी आप इस लड़ाई के जीतने के प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं। लड़ाई मनुष्य जाति जीतेगी, इस पर संशय नहीं है, पर जो लोग इस लड़ाई को जीतेंगे उसमें आप मौजूद रहें, तो उसके लिए बेहद जरूरी है जो तमाम उपाय हमारे पैनलिस्ट ने इस चर्चा में बताए हैं उनका पालन सुनिश्चित करें। और अगर आपको पात्रता हासिल हो गई है सरकार की रीति नीति के तहत वैक्सीन की, तो उसमें विलंब न करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस लड़ाई को ही समर्पित। इसमें एक शब्द आया है तदबीर। तदबीर का अर्थ होता है उपाय या युक्ति। तो हमारा आज का शेर ये कहता है कि तुम सितारों के भरोसे पे ना बैठे रहना, कि तुम सितारों के भरोसे पे ना बैठे रहना, अपनी तदबीर से तकदीर बनाते जाओ। सदा अंबालवी ने जो ये शेर लिखा है वो हमें ये बताने के लिए है कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली पे भरोसा है तो केवल उसके भरोसे पे ही नहीं रहिए, बल्कि कोरोना की इस लड़ाई में आप सुरक्षित रह पाएं, इसके लिए वो तमाम उपाय, वो तमाम एहतियात जरूर लागू कीजिए जो तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। अगर आप उन एहतियात के साथ रहेंगे तो तय है कि जब ये जंग जीती जाएगी तो उन जंग जीतने वालों में आपका नाम भी शामिल रहेगा। और हमारी कामना ये है कि आप जंग जीतने वालों में रहें, ना कि शहीद होने वालों में। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए, सदा प्रणाम।